हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था पेरेंटिंग स्टाइल और हमने पेरेंटिंग स्टाइल वाले टॉपिक को बहुत ही डिटेल में किया था। हमने जाना था कि पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा ऑथोरिटेरियन, जिसमें सब कुछ सारे जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी अधिकार होते थे वो किनके पास होते थे? पेरेंट्स के पास होते थे, इसलिए इसको अधिकारवादी हिंदी में कहा जाता है। सेकंड था हमारा परमिसिव, इसमें क्या था? दोनों का यानी कि बच्चे और पेरेंट्स का एक तालमेल बना रहता था और ये कहा गया इसमें कि बच्चा अपनी मर्जी कर सकता है पेरेंट्स से परमिशन लेकर। थर्ड था हमारा अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, यानी कि असंबंध परवरिश। इसमें क्या था? इसमें था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से कोई लिंक नहीं रखते, कम्युनिकेशन भी बहुत कम होता है, बल्कि ना के बराबर ही होता है। और इनमें क्या देखने को मिला था? हमने ये मिला था कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की बातों में ना तो कोई दिलचस्पी लेते हैं और ना ही उन्हें ये पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। ऐसे छोटे छोटे जो सवाल होते हैं बच्चों के बारे में, ये उन्हें नहीं पता था। तो ये तो हो गई रिवीजन हमारे लास्ट वाले टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां मेनली 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक तो होती है जो टीचर सेंटर्ड और दूसरी होती है चाइल्ड सेंटर। मेनली 2 ही तरह के टीचिंग मेथड होते हैं, एक होता है अध्यापक केंद्रित, दूसरा होता है बालक केंद्रित। तो इस टॉपिक को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो हमने अभी भी क्या जाना कि टीचिंग मेथड कितने तरह के होते हैं? मेनली 2 तरह के होते हैं। और टीचिंग मेथड आखिर क्या होते हैं? टीचिंग मेथड होते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका, कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं और कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सब हम देखते हैं टीचिंग मेथड के अंतर्गत। तो कितने टाइप के होते हैं ये गाइस? ये हो जाते हैं हमारे मेनली, एक तो होता है टीचर सेंटर्ड और सेकंड होता है चाइल्ड सेंटर्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है बालक केंद्रित। तो ये 2 ही तरह के हमारे टीचिंग मेथड होते हैं। अब टीचर सेंटर कौन कौन से होते हैं? तो टीचर सेंटर मेनली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे अभी। तो पहला होता है यहाँ पे लेक्चर मेथड होता है टीचर बेस्ड, यानी कि टीचर सेंटर्ड होता है। और दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेट। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट, ये भी होता है टीचर सेंटर्ड। तो इन सभी को, और जो जितने भी हमारे बाकी बच गए मेथड वो होते हैं चाइल्ड सेंटर। अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करते हैं टीचर सेंटर से। और टीचर सेंटर में पहला हमने क्या जाना? पहला हमारा है यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा मेथड है वह है लेक्चर मेथड। तो इसके बारे में हम काफी डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है लेक्चर मेथड और इसे हिंदी में कहा जाता है व्याख्यान विधि। तो इस व्याख्यान विधि में क्या होता है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सबसे प्राचीन और ट्रेडिशनल, अब इसको कह सकते हैं इंग्लिश में प्राचीन और ट्रेडिशनल जो मेथड है वह कौन सा है? यही मेथड है लेक्चर मेथड। सबसे प्राचीनतम और ट्रेडिशनल मेथड है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो बेनिफिट है वो क्या होता है? क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है चैप्टर को कंप्लीट करवाने में, खर्चा भी कम आता है और यह हेल्पफुल होती है हायर क्लासेस के लिए। किसके लिए हेल्पफुल होती है? यह हेल्पफुल होती है हायर क्लास के लिए लेक्चर मेथड यूज किया जाता है। मेनली आपने देखा भी होगा कॉलेज में, आपने देखा होगा कि कॉलेज में लेक्चर मेथड का ही यूज किया जाता है और जब आप बड़ी क्लासों में चले जाते हो तो लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है? यह टीचर बेस्ड है, तो इसमें जो टीचर होगा वही एक्टिव होता है, वह सक्रिय रूप से काम करता है। टीचर यहाँ पर क्या होता है? टीचर यहाँ पर होता है स्पीकर और स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं? ऑडियंस की तरह होते हैं, जो सिर्फ सुनते हैं। जो टीचर बोलता जाएगा वो सुनते जाएंगे टीचर की बातों को, और जो भी उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो ये कैसा है? ये कैसी लर्निंग करवाता है? ये लर्निंग करवाता है मेमोरी लेवल बेस्ड, जहां पर बच्चे चीजों को याद करते हैं। टीचर बताता जाता है और बच्चे याद भी करते रहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम आइडियलिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है आदर्शवादी। और आदर्शवादी में यही होता है कि लेक्चर बेस्ड होता है और इसमें लेक्चर दिया जाता है, यानी कि टीचर आता है और टीचर बोलता है, कॉन्सेप्ट को बोलते जाता है, कॉन्सेप्ट के बारे में खोल के और भी डीपली पढ़ाता जाएगा, बोलता जाएगा और बच्चे सुनते जाएंगे। और क्लास को एक्टिव रखने के लिए यहाँ पर टीचर क्या करता है? क्लास को एक्टिव रखने के लिए, टीचिंग को एक्टिव बनाने के लिए टीचर बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चनिंग करता रहता है, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट और ध्यान है वो लेक्चर की तरफ बना रहे।
कि कहीं टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके लिए बच्चों को सुनना पड़ेगा। अगर टीचर ने पूछ लिया तो बच्चों ने नहीं आया उसका आंसर, तो इट्स मीन वो बच्चे एक्टिवली नहीं सुन रहे। तो बच्चों का क्या रोल हो गया यहाँ पर कि वह टीचर के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसे एक्टिवली सुनेंगे, और उसे जांचने के लिए कि बच्चे एक्टिवली सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इसके लिए टीचर क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा जो भी पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड। तो जो जो पॉइंट हमने अब डिस्कस करे हैं वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो ये लिख लिए हमने मेन पॉइंट जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। तो एक बार क्या थे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि सबसे प्राचीनतम और पारंपरिक विधि है, यानी कि यह ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें टाइम कम लगता है और ये हेल्पफुल होती है हायर क्लासेस के लिए, कम खर्चा होता है। और टीचर का रोल क्या होता है यहाँ पर, टीचर का रोल होता है एक्टिव एंड एज ए स्पीकर, यानी कि एक वक्ता के रूप में टीचर का रोल यहाँ पर बताया गया है। फिर क्या है, स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल होता है ऑडियंस, एक श्रोता के रूप में, यानी कि एक लिसनर का काम करता है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो लर्निंग होती है वह कैसी होती है, लर्निंग होती है यहाँ पर मेमोरी लेवल बेस्ड। और टीचर बच्चों को परखने के लिए कि वह एक्टिवली सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इसके लिए टीचर क्या करता है, जब टीचिंग करवा रहा होता है तो तब बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बच्चे एक्टिवली क्लास में हैं, एक्टिवली क्लास में सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा मेथड था हमारा। हम दो तरह के टीचिंग मेथड जाने थे, एक तो था लेक्चर मेथड, दूसरा है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट मेथड। तो दूसरा हम कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट मेथड। तो देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो ये यहाँ पर हमारा है सेकंड मेथड, जिसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेट मेथड और हिंदी में कहा जाता है प्रदर्शन विधि। तो देखिए, इसको अगर हम याद करना चाहें तो प्रदर्शन विधि की हम यहाँ पर सीधे सीधे याद कर सकते हैं, जैसा कि नाम में इंक्लूड हो रहा है डेमो, तो हम डेमो से याद कर सकते हैं इसके नाम को कि यहाँ पर टीचर क्या देता है, डेमो देता है बच्चे को, जो भी पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड डेमो दे देगा, एक मॉडल देगा। अब अगर हम बच्चे को पढ़ाएं कि पहाड़ों के बारे में बताएं या पेड़ के बारे में बताएं या फिर पक्षियों के नाम ही क्यों ना हम पढ़ा रहे हो, तो हम बच्चों को पक्षी के यानी कि बर्ड्स के मॉडल दिखा सकते हैं, बर्ड्स की पिक्चर दिखा सकते हैं, बर्ड्स के हम छोटे छोटे वो आते हैं टॉयज, वह दिखा सकते हैं। तो इस तरह से एक डेमो दिखाकर बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो ये होता है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि डेमो दिखाकर बच्चे को पढ़ाना। और इसमें क्या होता है, बोलने के साथ साथ टीचर यहाँ पर डेमो दिखा रहा है, चीजों को दिखा रहा है जिसके बारे में पढ़ा रहा है, उसके बारे में पिक्चर दिखा रहा है, या फिर प्रोजेक्टर का यूज कर रहा है जिससे वह स्लाइड दिखा रहा है, या फिर कुछ अन्य पिक्चर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज ले सकता है जो बच्चे को दिखाकर समझा रहा है। तो यहाँ पर भी सब कुछ टीचर के हाथ में ही होता है, या टीचर बेस्ड ही होती है, टीचर सेंट्रिक ही होती है। तो यहाँ पर टीचर के हाथ में ही होता है सब कुछ, कैसे कब करना है, कब डेमो देना है, कब कौन सा सेंटेंस बोलना है, कब क्या होना है, ये सब टीचर के हाथ में होता है। और टीचर के पीछे पीछे बच्चे सुनते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे टीचर घुमाएगा, जैसे जैसे टीचर बताएगा, बच्चे वैसे वैसे सुनते रहेंगे। यहाँ पर भी बच्चे का क्या होता है, बच्चे देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। बच्चे के यहाँ पर 3 रोल हो गए। देखते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जैसे डेमो दिखा रहा है टीचर तो बच्चा देखेगा, सुनेगा और समझेगा जो भी टीचर समझा रहा है उससे रिलेटेड। और इसमें क्या होता है, इसमें खर्चा ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, क्योंकि डेमो दिखाने के लिए टीचर को वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जैसा कि वो पढ़ाना चाहता है, जैसा उस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता है, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी क्लासरूम में। और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, हम डेमो दिखा रहे हैं, जब सिचुएशन वैसे ही क्रिएट करें तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा और खर्चा भी ज्यादा लगेगा। और जो ये हमारा लेक्चर यानी कि डेमोन्स्ट्रेट मेथड होता है, यह प्री प्लान्ड होता है, यानी कि इसमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे क्या करना है, कैसे बच्चों के सामने डेमो दिखाना है और डेमो में क्या दिखाना है और कब दिखाना है, यह सब हमारा पहले से पूर्व निर्धारित होता है। और इसमें एक से अधिक सेंसेस का यूज होता है। जो हमारी सेंस होती हैं उनमें एक से अधिक सेंस का यूज होता है। कैसे, आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और माइंड से हम यहाँ पर देखिए समझ भी रहे हैं। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटी हो रही है और हमारे देखिए ज्ञान इंद्रियां कितनी यूज हो रही हैं, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक से अधिक ज्ञान इंद्रियां यहाँ पर यूज हो रही हैं। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेट मेथड। इसको अब हम जो मेन हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो हम अभी लिख लेते हैं एक बार, ताकि हमें अच्छे से याद रहे जब भी हम आगे रिवाइज करें। तो चलिए लिखते हैं पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर जो जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए थे वो सभी हमने लिख लिए हैं।
सबसे पहले क्या है, टीचर यहाँ पर डेमो देता है, यानी कि टीचर बोलने के साथ साथ में बच्चों को मॉडल पिक्चर डेमो प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है। और फिर उसके साथ में क्या कहते हैं हम, कि जो क्लास का जो कंट्रोल होता है, यानी क्लास में टीचिंग के दौरान जो एक्टिविटी होती है वो सब किसके कंट्रोल में होती हैं, वो सब होती हैं टीचर के कंट्रोल में। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, चीजों को देखता है, सुनता है और समझता है। उसके साथ साथ में जो उसको इम्पोर्टेंट लगता है वह अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है, यानी कि लिखता रहता है। और इसके साथ साथ में ये जो विधि है, यह विधि अधिक खर्चीली है, समय अधिक लगता है और यह होती है प्री प्लान्ड, और इसमें एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये हो गई टीचर सेंट्रिक, यानी कि दो हमने पढ़ी हैं टीचर सेंट्रिक, कौन कौन सी, लेक्चर बेस्ड, और हमने दूसरी पढ़ी डेमोन्स्ट्रेट मेथड। तो तीसरा हम अब देखेंगे सेकेंड टाइप कौन सी थी, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी कि जो बालक केंद्रित मेथड होते हैं, विधियां होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं नंबर 2, हमारा पॉइंट था मेन, क्या था गाइज, यह था हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी कि बालक केंद्रित विधियां हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी विधि आती है प्ले वे मेथड। कौन सी आती है, प्ले वे मेथड। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है खेल विधि। तो आप सभी जानते होंगे खेल विधि यानी कि प्ले वे मेथड किसने दिया था, तो यह दिया था गाइस फ्रोबेल ने। और फ्रोबेल ने क्या क्या कहा था वो सभी हम अब डिस्कस करने वाले हैं। फ्रोबेल ने कहा था कि जो हमारी लर्निंग होती है वह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुसीबत के, बिना आंसुओं के होनी चाहिए। उनकी जो एक मेन लाइन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, तो आपको ये लाइन भी इनकी याद रखनी है। जो कोट थी इनकी वो था लर्निंग विदाउट डिफिकल्टी एंड टीयर, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, टीचर जो भी पढ़ाए, जो भी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को स्कूल में, वह कैसी होनी चाहिए, बिना किसी मुसीबत की, यानी कि बिना भय के और बिना आंसुओं के, यानी कि उससे पढ़ के बच्चों को ना डर लगे, ना उनके आंखों में आए आंसू, और ना उनको किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस आए ड्यूरिंग टीचिंग के, यानी कि जो भी सीख रहे हैं, सीखने के दौरान बच्चों को जो हमारी टीचिंग है वह मुसीबत नहीं लगनी चाहिए और ना ही उनके आंसू आने चाहिए, यानी कि ना ही वो उनको बोरिंग लगे। तो कोट क्या हो गई इनकी, फ्रोबेल, पहले हम लिख लेते हैं किसने दी थी यह, तो यह दी थी फ्रोबेल ने। और इसे हिंदी में भी हम लिख लेते हैं ताकि बच्चे दोनों ही जान सकें। फ्रोबेल ने यह मेथड दिया था और उन्होंने क्या क्या कहा था वो भी हम जानते हैं साथ साथ में। तो इन्होंने एक हमारे जो केजी नाम से हम जानते हैं किंडरगार्टन सिस्टम भी दिया था। इन्होंने किंडरगार्टन सिस्टम भी दिया था, और ये किंडर आपसे पूछ लिया जाता है कि किंडर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये लैंग्वेज का वर्ड है जर्मन का, जिसका किंडर का मतलब होता है बालक, और गार्डन होता है, यहाँ पर गार्डन एक स्कूल को कहा जाता है, यानी कि बगीचा स्कूल को कहा जाता है। और उस बगीचे में कौन माली होता है, माली किसे कहा जाता है, ये माली कहा जाता है टीचर को, यानी ये किंडरगार्टन सिस्टम का नाम दिया। और इन्होंने कहा कि एक बच्चा एक पौधे के समान होता है जिसे एक माली बगीचे में अच्छे से संवारता है, उसे उसका पालन पोषण करता है। तो ये उन्होंने किंडरगार्टन सिस्टम में बताया था और किंडरगार्टन नाम इसका दे दिया। उनकी ये डेफिनेशन भी काफी फेमस है, एग्जाम में कई बार आ भी जाती है कि ये किसने कहा कि बालक एक पौधा होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बालक पौधा होता है, ये किसने कहा, तो ये कहा था फ्रोबेल ने। और ये भी पूछा जा सकता है टीचर की जगह, स्टूडेंट की जगह पे ये पूछा जा सकता है कि टीचर को एक माली की संज्ञा किसने दी, तो ये दी थी फ्रोबेल ने। और स्कूल को यहाँ पर इन्होंने बताया था गार्डन, यानी कि बगीचे के रूप में स्कूल को संज्ञा दी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि एक बच्चा एक पौधे के समान होता है जो बगीचे में होता है, और माली उसका केयर करता है और उसके पालन पोषण करता है। तो वो कौन करता है, टीचर करता है, यानी कि टीचर के हाथ में होता है उसका पालन पोषण करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोट जो हमें याद रखनी है वह क्या है, लर्निंग, वह क्या है गाइस, लर्निंग विदाउट डिफिकल्टी एंड टीयर्स, लर्निंग विदाउट
डिफिकल्टी एंड टीयर, यानी कि आंसू व मुसीबत से मुक्त अधिगम हमें करवाना है बच्चों का। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि किंडरगार्टन में क्या कहा था इन्होंने। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने देखा केजी, जिससे कि फुल फॉर्म आपको केजी भी दे सकता है, केजी की फुल फॉर्म बन जाती है यहाँ पर किंडरगार्टन। और किंडर का मतलब, किंडर एक जर्मन वर्ड है और इसका जर्मन का इसका मीनिंग क्या होता है, पौधा, यानी कि पौधे किसको कहा गया है, यहाँ पर बच्चे को कहा गया है। और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। गार्डन आप गार्डन के नाम से भी ऐसे याद कर सकते हैं, किंडर गार्डन, गार्डन भी याद कर सकते हैं। तो गार्डन क्या होता है, बगीचा होता है। और यहाँ पर बगीचा किसे कहा गया है, स्कूल को कहा गया है। और माली की संज्ञा किसे दी गई है, माली कहा गया है यहाँ पर टीचर को। और कैसी लर्निंग होनी चाहिए स्कूल में, विदाउट डिफिकल्टी एंड विदाउट टीयर। तो ये हो गई हमारी किंडरगार्टन यानी कि प्ले वे मेथड विधि जो दी थी फ्रोबेल ने। और किस किस ने, और इसके बारे में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम भी हम जानेंगे। तो देखिए गाइस, इन्होंने 2 बुक लिखी। तो पहला नाम है यहाँ पर मदर एंड प्ले सॉन्ग, एंड सेकंड यहाँ पर बुक लिखी है एजुकेशन ऑफ मैन, जिनमें इन्होंने बताया कि कैसे एजुकेशन देनी चाहिए। और उन्होंने छोटे बच्चों के लिए कहा कि बच्चों को प्ले वे मेथड से देनी चाहिए, यानी कि सॉन्ग गाकर, पोएम के थ्रू, इस तरह से राइम के साथ में एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे बच्चे टीचिंग में इंटरेस्ट लें और खेल खेल में बच्चे सीख जाएं। फिर हम देखते हैं कि किंडरगार्टन मेथड को आगे बढ़ावा किसने दिया था, किसने इसको बढ़ाया था। तो वो नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन मेथड को आगे बढ़ावा किसने दिया था। तो यह दिया था मारिया मोंटेसरी ने। किसने दिया था गाइस, मारिया मोंटेसरी ने। तो मारिया मोंटेसरी ने इसको आगे बढ़ावा दिया था। उनके विचार भी कुछ ऐसे ही थे जैसे थे हमारे फ्रोबेल जी के। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था फ्रोबेल के किंडरगार्टन मेथड को आगे बढ़ाया, खेल खेल में एजुकेशन देने की बात इन्होंने की। और इन्होंने 1907 में स्कूल खोला। इन्होंने एक स्कूल खोला, कब खोला था, 1907 में इन्होंने स्कूल खोला। और स्कूल का नाम क्या था, चिल्ड्रंस हाउस फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। क्या नाम था स्कूल का, चिल्ड्रंस हाउस फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। और इसमें इन्होंने कहा था नो प्लेस फॉर टेल्स। इन्होंने कहा था नो प्लेस फॉर टेल्स, यानी कि जो परियों की कहानी होती है जिनमें बच्चा इमेजिनेशन करता रहता है, सच से हकीकत से दूर हटता है, वो वाली पोएम या वो वाली कहानियां इन्होंने हटा दी। इन्होंने कहा कि इनका स्थान नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर एक्चुअल लाइफ से, हकीकत से दूर ले जा रही हैं ये वाली चीजें। परियां क्या आपने देखी हैं कभी परियां, तो ऐसे ही वो कहती हैं कि परियों की कहानियां बच्चों को नहीं सुनानी है, बच्चों को ये चीज नहीं दिखानी जो एक्चुअल लाइफ से रिलेट ना हो, वो नहीं करनी है। और इन्होंने 1-2 बात और कही, इन्होंने जोर दिया था यानी फोकस किया था सेंसरी ट्रेनिंग और मस्कुलर ट्रेनिंग, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया था। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेंसरी ट्रेनिंग यानी कि ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किसने इस पर फोकस किया था, तो इस पर फोकस किया था मारिया मोंटेसरी ने। तो मारिया मोंटेसरी के जो मेथड थे प्ले वे मेथड, उनके बारे में हम मेन पॉइंट लिख लेते हैं एक बार, ताकि हमें लंबे टाइम तक याद रहे। तो देखिए यहाँ पर मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, मारिया मोंटेसरी ने फ्रोबेल के केजी सिस्टम यानी कि किंडरगार्टन सिस्टम को आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो हमारी एजुकेशन है या शिक्षा है वह कैसी होनी चाहिए, खेल खेल में बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। 1907 यानी कि 1907 में एक स्कूल खोला और उस स्कूल का नाम क्या रखा गया, चिल्ड्रंस हाउस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। और इन्होंने कहा कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें नो प्लेस फॉर टेल्स। इन्होंने कहा कि जो परियों की कहानी है उसमें एजुकेशन में इनका कोई रोल, कोई प्लेस नहीं होना चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहानियां बच्चों को एक्चुअल लाइफ से, हकीकत से दूर ले जाती हैं, इसलिए इन्हें एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। फिर इनके बारे में कहा जाता है कि जो फोकस था इनका वो था सेंसरी ट्रेनिंग और मस्कुलर ट्रेनिंग, यानी कि फिजिकल जो एक्टिविटी होती है उनके ऊपर इनका फोकस रहा था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सेंसरी ट्रेनिंग और मस्कुलर ट्रेनिंग पर फोकस किसने किया था, तो वह किया था मारिया मोंटेसरी ने। अब हम चलते हैं चाइल्ड सेंटर, यानी कि तीसरा कौन सा है हमारा, वह है फील्ड ट्रिप मेथड। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 यहां पर फील्ड ट्रिप मेथड।
और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र भ्रमण विधि। क्या कहा जाता है? क्षेत्र भ्रमण विधि। तो भ्रमण से आप समझ गए होंगे कि घूमने फिरने वाली यह विधि है। और इसे एक नाम से और जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? एजुकेशनल ट्रिप। आपने अपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो वह क्या होती है? फील्ड ट्रिप मेथड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है समय ज्यादा लगता है और खर्चा भी ज्यादा लगता है। कैसे लगेगा? अब आप कहीं पे घूमने जाओगे तो उसके बारे में आपको पैसे तो होने ही चाहिए ना। घूमने जाओगे कोई ना कोई व्हीकल तो जाइए, जाओगे कैसे? पैदल थोड़ी ना जाओगे, कहीं दूर जाना है तो कहीं जाने के लिए पैसे भी चाहिए, यानी कि समय भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी, जाने में टाइम भी लगेगा और खर्चा भी होगा। और इसमें कुछ भी होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं, वह सब पहले से प्री प्लान्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक हफ्ते का ट्रिप जा रहा है तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती हैं हमारे गार्जियन को, यानी कि पेरेंट्स को। और इसमें होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको कम से कम में 3 वीक पहले, यानी कि 3 सप्ताह पहले यह बता दिया जाता है कि आपकी एक एजुकेशनल ट्रिप जाने वाली है और आपको कहाँ जाना है, किसके साथ में जाना है, कौन टीचर आपके साथ में जाएगा, यह सब उन्हें बता दिया जाता है। यानी कि 3 सप्ताह पहले बच्चों को लेटर दिया जाता है जिसमें उन्हें बच्चों को पेरेंट्स को दिखाना होता है, पेरेंट्स के साइन भी लेने होते हैं और एक शीट होती है, गाइडेंस शीट होती है जो बच्चों को दी जाती है, जिसमें सभी जो भी निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, सब के सब उसमें लिखे होते हैं कि कहाँ पे जाएंगे, कितने टाइम के लिए जाएंगे, कब जाएंगे, कितने बजे चलेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह पे ये ठहरेंगे, यह सभी बताया होता है उस गाइडेंस शीट में। तो क्या क्या होता है इसमें देखिए टाइम ज्यादा लगेगा और अगर ट्रिप किसी वीक, कितने वीक के लिए जा रही है, कितने टाइम के लिए जा रही है, वह सब उससे जाने से पहले कम से कम भी 3 वीक पहले बच्चे को बता दिया जाता है कि आपकी ट्रिप जाएगी, ताकि बच्चे और सभी मेंटली प्रिपेयर रहें और जो भी प्रिपरेशन करनी होती है जाने से रिलेटेड वह सभी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। इसलिए 3 सप्ताह पहले बच्चे को बता दिया जाता है। तो इसके बारे में हम मेन पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने जो जो डिस्कस किया था वही सब पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इसको एक नाम से जाना जाता है, एजुकेशनल ट्रिप नाम से भी इसको जाना जाता है और इसमें समय और खर्चा अधिक लगता है। ट्रिप के बारे में बच्चों को लगभग 3 वीक पहले ही बता दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक गाइडेंस शीट तैयार की जाती है। इस गाइडेंस शीट में क्या होता है? इस गाइडेंस शीट में यह सब लिखा होता है कि कहाँ समय के लिए जाने वाले हैं, कब चलेंगे और कब तक वापस आ जाएंगे, यह सभी लिखा होता है गाइडेंस शीट के अंदर। और पेरेंट्स से परमिशन लेने का भी प्रोसेस होता है कि बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उसके लिए पेरेंट्स की परमिशन है या नहीं, तो यह सब काम करना पड़ता है। और इसकी एक लिमिट यह है कि यह जो हमारा मेथड है वह सभी सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी कि सभी के लिए हम एजुकेशनल ट्रिप तैयार नहीं कर सकते, सभी के लिए हम एजुकेशनल ट्रिप लेके नहीं जा सकते। तो यह इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसके बाद हम जानते हैं नंबर 4 पे हमारा टाइप है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा टाइप? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो इनको हम बिल्कुल साथ में ही पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को कुछ भी। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अब इनकी हिंदी में नाम जान लेते हैं। तो इसे इंडक्टिव को हिंदी में कहा जाता है आगमन विधि और इसे कहा जाता है निगमन विधि। अब जैसा कि हमें पहले पढ़ा है तो इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है कि जो सिखाने वाला होता है, सीखने के लिए सबसे क्या होता है, पहले बच्चों को डिटेल में समझाया जाता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू ही रूल बनाया जाता है। यानी कि अगर हमें एक छोटे से इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू टॉपिक समझाया जाता है और फिर बाद में उसके रूल बच्चों को बताए जाते हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है, एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बहुत से तरीकों में सोचना। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, अब मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है, उसका रूल से हमें पता है कि रूल से यह सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को। पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपका कोई भी हो यहाँ पर सवाल, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो
तो पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल देते रहेंगे कि ये ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। फिर हम 4-5 एग्जाम्पल देने के बाद में हम बच्चों को बता देंगे कि देखिए इसमें एक कॉमन चीज क्या थी। इसमें एक कॉमन चीज ये है कि इन सबसे ये रूल बन रहा है कि हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उससे क्या करेंगे बच्चे, आगे जब भी वैसे ही प्रॉब्लम आएगी तो पहले ही बच्चों को पता है कि ऐसे रूल बना था, तो वो रूल बच्चे सीधे अप्लाई कर देंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चे को सिखाया जा सकता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको किस लिए कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम बच्चे के सामने रख देंगे और हम कहेंगे कि इसके आप डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बताओ। तो उससे बच्चे, इसलिए बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग, यह मेथड इसको क्या कहा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इससे सोचते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं, तो इसलिए इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। और सेकंड हमारा यहाँ पर क्या है, डिडक्टिव मेथड। यह बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले रूल बता दिए जाते हैं और फिर बच्चों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यानी कि पहले रूल रटवा दो और फिर बाद में उसके एग्जाम्पल दे दो कि बच्चे को बताओ कि हाँ ये एग्जाम्पल से कि ये रूल ऐसे बना था। और यह कैसा है, यह पढ़ाने का जो तरीका है, यह तरीका है फास्ट एंड स्पीडली पढ़ाने का बच्चे का तरीका है। यहाँ पर बच्चे को रूल बता दिया, अब रूल बता दिया, बच्चा सीधा प्रॉब्लम पे अप्लाई करेगा रूल को और फटाफट से आंसर निकाल लेगा। यहाँ पर बच्चे को रूल अप्लाई करना सिखाया जाता है। और आगमन में क्या था, आगमन में कहा था कि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड नॉलेज दी जाती थी और फिर रूल बनाया जाता था। यानी कि ये दोनों जो मेथड हैं एक दूसरे के उल्टे हैं। और जैसे इसे कहा जाता था डाइवर्जेंट थिंकिंग और इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी कि सीधा स्टिक एक आंसर, एक सीधा स्टिक एक ही तरीका अप्लाई करना, रूल अप्लाई करना। तो ये हमारे हो गए दोनों मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा मेथड आता है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा 6 टाइप है, 6 मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, इसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षण की अनुमानी विधि। अनुमानी कैसे, यहाँ पर हम अनुमान लगाते हैं कि जो प्रॉब्लम है या फिर जो कॉन्सेप्ट है या फिर प्रॉब्लम जो टीचर देता है उसका आंसर क्या होगा, ये हम यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। यानी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रख दो, बच्चा उसका आंसर खुद ढूंढेगा। तो यह जो वर्ड है हमारा, पहले तो हम जान लेते हैं किसने दी थी। तो यह सबसे पहले हम जानते हैं किसने दी थी। तो यह दी थी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। यह विधि किसने दी थी, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। और इसमें एक मेन चीज क्या पूछी जाती है, यह जो ह्यूरिस्टिक है यह कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है और कौन सी लैंग्वेज के, मतलब लैंग्वेज तो होगी इंग्लिश, और ये कौन से वर्ड से बना है, कौन से लैंग्वेज के वर्ड से। तो यह बना है जर्मन के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, ह्यूरिस्को से यह बना है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आई फाइंड, या इसे हम एक बोर कह सकते हैं आई फाइंड या आई डिस्कवर। यानी कि हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि ह्यूरिस्टिक एक इंग्लिश वर्ड है जो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, तो वह वर्ड क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ह्यूरिस्को, और इसका मीनिंग होता है आई फाइंड, आई डिस्कवर। यहाँ बच्चा क्या है, यहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और बच्चा यहाँ पर खोजकर्ता के रूप में, यानी कि रिसर्चर के रूप में रोल प्ले करता है। बच्चा यहाँ पर फ्री होता है एक्टिविटी करने के लिए और सेल्फ डिस्कवर नॉलेज को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है कि जो भी नॉलेज है बच्चा खुद डिस्कवर करके इकट्ठा करे, खुद ढूंढे चीजों को, खुद ही जाने कि कैसे चीजों को सर्च किया जाता है और कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ पर बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मेथड में भी टाइम अधिक लगता है और यहाँ पर बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। कैसे सीखता है, एक्सपीरियंस से। अब टीचर ने बच्चे को एक असाइनमेंट दे दिया तो बच्चा क्या करेगा, उस असाइनमेंट टॉपिक के बारे में सर्च करेगा, कहीं से भी सर्च करेगा, नॉलेज जुटाएगा, चाहे बुक से, चाहे नेट से, या किसी अपने बड़े से हेल्प लेकर उसके बारे में नॉलेज जुटाएगा। तो यहाँ पर बच्चे ने खुद के एक्सपीरियंस से करके सीखा है, खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखा है। तो इसमें क्या हो जाता है, टाइम भी अधिक लगता है। जो मेन पॉइंट है हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए गाइस, जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वही सब लिखे हुए हैं कि यह आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी और ग्रीक भाषा का यह वर्ड है, कौन सा वर्ड, ह्यूरिस्को, और इसका मीनिंग निकलता है आई फाइंड, आई डिस्कवर। और हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो हिंदी में कह सकते हैं मैं खोज करता हूँ, यानी कि मैं खोजने वाला हूँ। जो खोज करेगा, जो भी खोजेगा वह कौन होता है, स्टूडेंट। यहाँ पर खोज करता किसके लिए यूज किया गया है, स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है।
कि स्टूडेंट यहाँ पर एक रिसर्चर होता है, एक डिस्कवर होता है, और यहाँ पर स्टूडेंट को फ्री कर दिया जाता है एक्टिविटी के लिए, फ्रीली एक्टिविटी कर सकता है। और सेल्फ डिस्कवर नॉलेज, यानी कि नॉलेज कौन सी इकट्ठा होती है, जो उसने खुद से डिस्कवर किया, खुद से खोजी है, वह नॉलेज बच्चे के पास होती है। और यहाँ पर इसके लिए टाइम ज्यादा लगता है इस मेथड के लिए, और इसीलिए इसको हायर क्लासेस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछ रहे थे कि ह्यूरिस्टिक मेथड कौन सी क्लासेस के लिए बेटर है, तो ये कॉलेज टाइम के लिए और रिसर्च स्कॉलर के लिए यह मेथड यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखी है चीजें, वो उनके माइंड में लंबे टाइम तक याद रहती हैं और लंबे टाइम तक वह इस चीज को भूलते नहीं है। तो ये हुई हमारी 6 मेथड हमने पढ़े हैं। 2 मेथड अभी भी हमारे रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और वह 2 कौन से, एक बार नाम मैं उनके बता देती हूँ। तो हम पढ़ेंगे 7 नंबर पर प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।